अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानने जा रहे हैं। मैं पहले भी जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक मुकम्मल सीरीज़ बना चुका हूं जिसमें मैंने उसकी इंजीनियरिंग को डिस्कस किया कि हमने उसे बनाया कैसे है, टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों थी और किस तरीके से उसे लॉन्च किया गया है। लेकिन इस वेब सीरीज़ में, इस वीडियो सीरीज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किन मराहिल से गुजर चुकी है, कब तक वो अपनी रिसर्च को शुरू कर सकेगी और उसने रिसर्च करनी क्या है, उसने स्पेस को किस तरीके से स्टडी करना है। मैं आपकी तवज्जो इस वक्त एक इमेज की तरफ दिलवाने जा रहा हूं। इस इमेज को गौर से देखिए, आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा कि किस तरीके से टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी ने वक्त के साथ साथ इर्तिका किया है। एवोल्यूशन आपको नजर आएगी। आपको नज़र आएगा कि पहले हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वाइज W2 के साथ तस्वीरें खींची तो हमें दूर के सितारे धब्बों की सूरत नज़र आए, लेकिन फिर स्पिट्ज़र के ज़रिए कुछ क्लैरिटी हुई, कुछ चीज़ें साफ नज़र आना शुरू हुई। और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए जब उसी रीजन को फोकस करके तस्वीर खींची गई तो आप देख सकेंगे ये तस्वीर कितनी क्रिस्प है, कितनी साफ है और जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है इस तस्वीर से वो कितनी ज़्यादा है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें क्योंकि हम स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया कैसे गया, ज़रूरत क्या थी, इसकी इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मिलेगी जो कि तफसील से आपको बताएगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस तरीके से बनाया गया है और उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने दिसंबर 2021 में लॉन्च किया। 6 महीने लगेंगे इसे कैलिब्रेट होने में, इसे डिप्लॉय होने में और उसके साथ साथ इसके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन के लिए। फिर हमें इसको ठंडा भी करना है और उसकी एक ख़ास वजह है जो कि आगे आपको इस वीडियो में मिलेगी। और उसके बाद ये रिसर्च करना शुरू करेगी, ये इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेगी, ये तस्वीरें खींचना शुरू करेगी जो कि हम एनालाइज करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पहले ये बताया गया कि ये 10 साल के लिए स्पेस में काम करेगी, लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट के इन मराहिल में अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 10 साल से ज़्यादा, और अब कई जगहों पर यह भी बताया गया है नासा की तरफ से कि 20 साल तक ये स्पेस में काम कर सकती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज़मीन से लॉन्च किया दिसंबर में, तो वो मराहिल में उसने जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जो कि एक पॉइंट है जिसे लैग्रांज 2 पॉइंट कहा जाता है, L2 कहा जाता है, जिस पर भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, वहां तक पहुंचते हुए मुख्तलिफ स्टेजेस में उसने खुलना है, उसने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को और इक्विपमेंट को डिप्लॉय करना है। तो आप इस पूरे ग्राफ को देख सकते हैं जहां पर पहले उसने सोलर एरेज को डिप्लॉय किया है, फिर उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को मनूवर किया है और उस तरफ आई है जहां पर L2 के साथ उसकी अलाइनमेंट हो, सनशील्ड को डिप्लॉयमेंट किया गया है और उसके बाद मिरर्स खुले हैं उसके, और फिर अब हम उसकी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरे मराहिल हैं जिसके बाद वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ना सिर्फ पहुंच चुकी है बल्कि वो वहां से हमें तस्वीर भी भेज रही है। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के मोटे मोटे बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से आप उसके अज्जा को देखें, उसके कंपोनेंट्स को देखें, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर नजर आएगा जिसमें 18 ग्लासेस लगे हुए हैं जो कि शहद की मक्खी की तरह है, हेक्सागोनल कोम से बना हुआ है, हेक्सागोनल ग्लासेस से बना हुआ है। इसे प्राइमरी ग्लास कहा जाता है, प्राइमरी मिरर कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मिरर है और फिर हमारे पास नीचे सनशील्ड है जो कि सूरज की तपिश से इसको बचाती है। और इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंटीनास भी लगे हुए हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी इस पर मौजूद हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो कि गर्म है, यानी अगर आप सनशील्ड की बात करें और उससे नीचे वाले हिस्से की तरफ देखें तो ये वो हिस्सा है जो कि सूरज की तपिश से और सूरज की शिद्दत से इसे बचाता है। और उसके साथ साथ जब आप ऊपर की तरफ आते हैं, जब आप प्राइमरी ग्लास की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी जो ऑप्टिक्स हैं वहाँ पर आपको ठंडक मिलेगी। ये ठंडा इलाका है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, क्योंकि यहाँ पर हमने
ना सिर्फ डेटा गैदरिंग करनी है, डेटा को इकट्ठा करना है, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग भी करनी है। इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको ठंडा रखने की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब L2 पॉइंट पर पहुँच चुकी है और वो मुख्तलिफ तस्वीर हासिल करी और उन तस्वीर को वापस ज़मीन की तरफ भेज रही है। लेकिन ज़मीन तक आते हुए उस डेटे को, उन तस्वीर को 5 सेकंड चाहिए। तो सपोज़ अगर आपने एक कमांड इस टेलीस्कोप को भेजी तो 5 सेकंड एक तरफ के ट्रिप के लिए ज़रूरी है, और फिर अगर वही इंफॉर्मेशन दोबारा वापस आपको मिलती है तो 10 सेकंड राउंड वे ट्रिप 10 सेकंड का डिले होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़मीन से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने कमांड भेजी तो 5 सेकंड वो कमांड L2 पॉइंट तक, जेम्स वेब टेलीस्कोप तक पहुंचेगी और फिर 5 सेकंड उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी कि क्या वो वाकई कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो आपको 10 सेकंड के बाद मिनिमम पता चलेगा कि क्या आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई है। इसी तरीके से जो डाउनलिंक है, यानी जो डेटा हम ले रहे हैं से, वो 57.2 गीगाबाइट्स पर डे है। बहुत ज़्यादा डेटा है जो ये टेलीस्कोप हमें भेज रही है। और जब ये डेटा हमें भेजती है तो हमारे पास डीप स्पेस नेटवर्क्स की बहुत बड़े बड़े स्टेशंस मौजूद हैं, जो कि कैलिफोर्निया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और इटली में भी हैं। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ये स्टेशंस मौजूद हैं। वो डाटा लेते हैं और डाटा लेकर फिर नेटवर्क्स के ज़रिए, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के ज़रिए वो और लैब्स को और प्रोसेसिंग यूनिट्स को भेजते हैं, जो कि इस डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं और हमें फिर बताते हैं कि उन्हें इस डाटा में से क्या मिला। तो डीप स्पेस नेटवर्क्स पर भी मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, जो कि मैं नीचे लिंक में दे चुका हूं। आप अगर डीप स्पेस नेटवर्क्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, तो मैंने आपको बताया दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया और इसकी जो सोलर एरे थी वो 29 मिनट के बाद खुलना शुरू हो गई, डिप्लॉय होना शुरू हो गई। 4 मिनट की अपने स्केड्यूल से आगे काम करती गई। तो इसने 4 मिनट पहले हर काम करना शुरू किया और उसकी वजह से ये अपनी डेस्टिनेशन पर भी जल्दी पहुंच गई। और उसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर फ्यूल मौजूद है, फ्यूल कंजर्वेशन की वजह से अब हम ये समझते हैं कि ये 10 की बजाय 20 साल तक भी काम कर सकती है। इस पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, कैमराज हैं, उनको ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह आने वाली वीडियोज़ में दी जाएगी कि क्यों हम उनको इतना ज़्यादा ठंडा रखते हैं कि वो तकरीबन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब करीब होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहा हूँ, जिसमें MIRI है, आगे देखेंगे अभी साथ ही इसको। इसके बाद NIR कैम है, फिर हमारे पास NIR स्पेक्ट्रोमीटर है, फिर FGS NIRSS है और FSM है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन हम इनको ठंडा रखते हैं और उसके लिए हम क्रायो कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने अपनी दूसरी डॉक्यूमेंट्री में तफसील से बताया है कि उससे हम किस तरीके से काम लेते हैं और क्यों हम टेम्परेचर कम करते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ लेके चलता हूं, जिसे मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो ये मिड इंफ्रारेड रेंज में काम करता है। इसमें कैमरा लगा होता है और साथ स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगा होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब ये है कि जो रोशनी आपके पास आ रही है उसको मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में तोड़कर फिर हम देखते हैं और उससे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं वीडियोस में आपको तफसील से बताया जाएगा कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम इस रोशनी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से ले रहे होते हैं। फिर हम चलते हैं NIR कैम की तरफ, जो कि नियर इंफ्रारेड कैमरा कहलाता है। और इसका जो रेंज है, क्योंकि ये सारे इंफ्रारेड को कैप्चर कर रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि हम विजिबल लाइट में तस्वीरें नहीं खींच रहे जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए, हम इंफ्रारेड रेंज में तस्वीरें खींच रहे हैं। और स्पेक्ट्रम भी आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो हम वो कैमरे यूज़ कर रहे हैं जो कि अब जिस तरह NIR कैम है, ये वो कैमरा है जो कि नियर इंफ्रारेड रेंज में नहीं, नियर इंफ्रारेड रेंज में काम करेगा और वहाँ पर जितनी भी रेडिएशंस और इंफ्रारेड वेव्स हमारे पास आएंगी उनको कैप्चर करेगा और हमें एक तस्वीर बनाकर दिखाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ग्लास के 18 हिस्से हैं, प्राइमरी मिरर के
18 हिस्से हैं, 18 ग्लासेस हैं जो कि हेक्सागोनल शेप में हैं और आपको यहाँ पर इनके टेम्परेचर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इनको भी हमने बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, इनके टेम्परेचर्स को भी हमने बहुत ज़्यादा कम रखना है ताकि हम मैक्सिमम प्रोसेसिंग ले सकें, अच्छी क्वालिटी के इमेज ले सकें और उसमें किसी किस्म की नॉइज़ हमें ना मिले। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है? क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तरह विजिबल लाइट में देख नहीं सकती? फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं? तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ इस फिलॉसफी को समझाने के लिए। आप इस तस्वीर में देखें कि एक साहब है जिन्होंने मेरी जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई है और उनके ऊपर एक छिपकली है, लिजर्ड है। लिजर्ड इंफ्रारेड कैमरे में, क्योंकि ये तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से ली गई है, तो आप देखेंगे साहब जो हैं जो वो चमक रहे हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ग्लो कर रहे हैं, जबकि छिपकली काले रंग की नज़र आ रही है, वो चमक नहीं रही। और उसकी वजह यह है कि छिपकली के बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, जबकि अगर आप इन साहब की बात करें तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। इस वजह से ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को रेडिएट कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनके बारे में। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनकी गर्दन का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो छिपकली है उसका टेम्परेचर कम है। तो जब भी आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो रूम टेम्परेचर पर होगा, अगर आप उसकी तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से लेंगे तो वो ग्लो करेगा, और अगर उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा तो उसकी तस्वीर ग्लो नहीं करेगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पेक्ट्रम की तरफ। अब तो आप देख सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में आपको सबसे पहले हबल टेलीस्कोप नज़र आ रही है। हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट में ज़्यादा ऑपरेट करती है, कुछ हिस्सा अल्ट्रावायलेट में भी और कुछ इंफ्रारेड में, लेकिन मेनली ये विजिबल लाइट जो रोशनी आ रही है हम तक, उसमें तस्वीरें खींचती है। तो जब हबल टेलीस्कोप की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें तो आपको जो वेव नज़र आ रही है वो बहुत छोटे साइज़ की, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। अगर हम गैमा स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं तो वहाँ पर वेव और छोटी साइज़ की हो जाती है, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो ही हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो अब वेवलेंथ थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गई है और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हम वो सारा का सारा डेटा हासिल कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए वो भी इंफ्रारेड में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको उन वेवलेंथ के साइज़ भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 600 से लेकर 28,500 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ्स हैं उनको हम कैप्चर कर रहे हैं और वो कैप्चर कर रही है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और फिर हमारे पास स्पिट्ज़र आती है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के ही हिस्से में काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखें, वो वेवलेंथ्स देखें जो कि ये कैप्चर कर रही है, तो वो डिफरेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप से और हबल टेलीस्कोप से। तो जैसे जैसे हम इंफ्रारेड की तरफ आते हैं तो आपने याद रखना है कि वेव लेंथ बढ़ती जा रही है, यानी कि वेव का साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम बहुत दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो स्पेस में बहुत ज़्यादा डस्ट है, स्पेस में गैसेज हैं, स्पेस में आइस है, स्पेस में डस्ट है। तो उसकी वजह से जो विजिबल लाइट है, जो कि छोटी किरणें हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी है, थोड़ी है, वो इन पार्टिकल्स के साथ लगती है और स्कैटर होना शुरू हो जाती है, तो वो बिखर जाती है। और जब वो बिखरती है तो हमारे पास वो डेटा वापस नहीं आता, यानी वो जो लाइट है जो कि किसी सितारे से आ रही है, अब बीच में डस्ट है, वो से लगी और बिखरना शुरू हो गई, तो अब हमारी टेलीस्कोप ने उसको कैप्चर नहीं किया, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन हमें तो कोई ऐसा पैगाम रसां चाहिए जो कि इन डस्ट पार्टिकल्स को अबूर करता हुआ हम तक पहुँचे, और इसीलिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। हम बड़ी वेवलेंथ की तरफ जाते हैं क्योंकि जब वो वहाँ से आएंगी तो वो इन डस्ट पार्टिकल्स से स्कैटर नहीं होंगी, वो इनको पेनिट्रेट करते हुए हम तक आएंगे और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगी जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम हमें नहीं दे सकता। वो हमें वो चीज़ें दिखाएंगी उस गैलेक्सी में, उस हिस्से में स्पेस के, जो कि विजिबल लाइट हमें नहीं दे सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं, रेडिएशंस की तरफ जाएं, उनको कैप्चर करें। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जब हमने ब्लैक होल्स को कैप्चर किया तो हम और भी बड़ी वेव्स की तरफ गए, हम रेडियो वेव्स की तरफ गए जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इकट्ठी की और उनको स्टडी किया। तो ये बहुत अहम बात है कि किस किस्म की स्पेक्ट्रम और किस किस्म की वेव्स को हमने कैप्चर करना है। तो जब भी हम स्पेस में देखते हैं तो ये याद रखें कि हम माजी में देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब सूरज से रोशनी मुझ तक पहुंचती है तो 8 मिनट गुजर चुके होते हैं।
सूरज से जब वो रोशनी निकली और मुझ तक पहुंची तो मैं 8 मिनट पुराना सूरज देख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बहुत दूर की गैलेक्सीज को देख रहा हूँ तो वो मुझे माजी में नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देखें तो हमें एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें गैलेक्सी से एक वेव जनरेट हो रही है और वो वेव इंफॉर्मेशन लेकर ज़मीन तक आ रही है, जेम्स वेब टेलीस्कोप तक आ रही है। अब ये गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर है और बीच में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ स्पेस फैलती जा रही है। तो अगर आप गुब्बारे के ऊपर एक वेव बनाएं और गुब्बारे को खींच ले दोनों तरफ से तो वो वेव फैल जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी ना, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब अल्ट्रा वायलेट लाइट जो कि इन गैलेक्सी से या विजिबल लाइट जो कि इन गैलेक्सी से जनरेट होती है वो ऐसा ऐसा आती है तो स्पेस की वजह से, और दूसरा वो गैलेक्सीज क्योंकि स्पेस की वजह से हमसे दूर जा रही होती हैं तो उनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं और फिर उन रेड शिफ्टेड वेव्स को हम देखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि वो जनरेट तो किसी और स्पेक्ट्रम में हुई लेकिन अब वो हमें मिड इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड रीजन में मिल रही हैं और उसके ज़रिए हम पुरानी गैलेक्सीज को देख रहे हैं। तो अगर हमने पुरानी गैलेक्सी से निकलने वाली रेडिएशंस को देखना है तो हमें इंफ्रारेड रीजन को स्टडी करना होगा और उसके लिए हमने वेब टेलीस्कोप को बनाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड रेंज में क्यों बनाया गया और उससे हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए पढ़ने क्या जा रहे हैं, कौन से बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि हम इसकी मदद से हासिल करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुँचा दीजिए।